हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 982732। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ। भोपाल से खबर है, भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक अब से कुछ देर पहले खत्म हुई। सीएम हाउस में मीटिंग जारी थी। पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई। उपचुनाव की तैयारी पर बात हुई। 7 अक्टूबर सुशासन दिवस तक के कार्यक्रमों पर बातचीत हुई है। इस बैठक में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। तो इस वक्त की एक बड़ी अहम खबर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग खत्म हो गई जिसपे वरिष्ठ नेता बैठे। आगामी कार्यक्रम 7 अक्टूबर सुशासन दिवस की तैयारी, उपचुनाव को लेकर जिम्मेदारी और कार्यों की समीक्षा, इन सब पर मीटिंग में बातचीत हुई है। हमारे सहयोगी सुधीर इस वक्त भोपाल से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। जी सुधीर, बताएं, अपडेट दें। सुधीर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताएं इस मीटिंग में क्या हुआ है। बता दें आपको, भारतीय जनता पार्टी की एक अहम बैठक अब से कुछ देर पहले खत्म हुई है। उपचुनाव की तैयारी, 7 अक्टूबर को सुशासन दिवस, इस पर बातचीत हुई। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इस मीटिंग में शामिल हुए। इधर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में एयरपोर्ट विस्तार के लिए आलू अनुसंधान केंद्र की जमीन का निरीक्षण किया। उन्होंने नक्शे के आधार पर जमीन का मुआयना किया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों को इस बाबत निर्देशित किया, अपने विचार बताए। सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर एयरपोर्ट का विस्तार उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है क्योंकि उनके स्वर्गीय पिता ने इस बात का सपना देखा था। सिंधिया ने कहा, इस विमानतल का नाम उनकी दादी के नाम पर रखा गया है, इसीलिए इसका आधुनिकीकरण करना उनका कर्म है। सिंधिया ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री के प्रयास से आलू अनुसंधान केंद्र की कई एकड़ जमीन की NOC मिल चुकी है और जल्दी नए आधुनिक एयरपोर्ट का निर्माण शुरू होगा। इसके पहले सिंधिया ने मांढरे की माता मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि मांढरे की माता मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, वो यहाँ हर साल आते हैं। स्वीकृति के आधार पर ये जमीन ट्रांसफर होगी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, और ट्रांसफर होने के बाद इस सिलसिला का कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ये आप लोगों को मालूम है कि मेरी रुचि भूमि पूजन में कम होती है और लोकार्पण में ज़्यादा होती है। यहाँ एक आधुनिक बहुत बड़ा और विस्तृत एक हवाई अड्डा बनने जा रहा है। देश के किसी भी कोने में अब से ड्रोन उड़ाए जा सकते हैं। 10वीं क्लास का स्टूडेंट भी ड्रोन पायलट बन सकेगा। 15 दिन में विभाग उसे लाइसेंस देगा, ये कहना है नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का। उन्होंने कहा कि देश में ड्रोन परिचालन के नियमों को और आसान बनाया गया है और इसके लिए भरे जाने वाले जरूरी फॉर्म की संख्या 25 से घटाकर 5 कर दी है। शुल्क के 72 प्रकारों को घटाकर 4 कर दिया, जिससे सड़क पर चलने वाली टैक्सियों की तरह ड्रोन नीति के तहत हवा में टैक्सियां चलेंगी। सिंधिया ने कहा कि रक्षा, गृह मंत्रालय, नागरिक उड्डयन प्रौद्योगिकी ब्यूरो ड्रोन रोधी तकनीक पर काम कर रहे हैं। सिंधिया ने कहा कि वैश्विक स्तर पर एयर टैक्सियों का रिसर्च और आविष्कार हो रहा है। आने वाले समय में ड्रोन पॉलिसी देश की आर्थिक गतिविधि को तेजी प्रदान करेगी। 25 परमिशन से हमने खारिज करके केवल 5 तक सीमित कर दिया। 72 तरीके के फीस से हमने खारिज करके केवल 4 तरीके के फीस कर लिए। ड्रोन उड़ाने के लिए, नैनो और मध्यम छोटे ड्रोन के लिए कोई स्वीकृति नहीं लेनी पड़ती। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के रोड शो के खिलाफ दायर याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग की अर्जी मंजूर कर ली। हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच कल इस मामले पर सुनवाई करेगी।
कोर्ट में याचिका ग्वालियर के डोंगर सिंह ने दाखिल की। इस मामले में बुधवार को समय की कमी के चलते सुनवाई पूरी नहीं हो सकी थी, जिसके बाद याचिकाकर्ता की तरफ से आज अर्जेंट हियरिंग की रिक्वेस्ट की गई। याचिकाकर्ता की ओर से ग्वालियर में हुए सिंधिया के रोड शो की फोटो पेश की गई और कहा गया कि रोड शो में कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं। ऐसे में हाईकोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग की मांग मानी और कल इस मामले पर सुनवाई करना तय किया। याचिका में कहा गया कि कोरोना काल में जब पूरे ग्वालियर में धारा 144 लागू है तो किस नियम और कानून के तहत सिंधिया के रोड शो को अनुमति दी गई। याचिकाकर्ता का कहना है कि जब उसकी शिकायत पर शासन प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया तो उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। भोपाल में जन कल्याण और स्वराज अभियान के तहत आयोजित कृषि विभाग के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि 2003 से पहले प्रदेश के किसानों की चर्चा देश के मानचित्र में नहीं होती थी। बीजेपी सरकार ने खेती किसानी को लेकर अभिनव प्रयोग किए, किसानों के लिए काम किए और इसी का नतीजा है कि आज देश में अनाज उत्पादन पर मध्य प्रदेश की चर्चा होती है। तोमर ने कहा कि सीएम शिवराज ने मनोयोग से काम किया है, इसीलिए मध्य प्रदेश खेती के अलावा अन्य क्षेत्रों में अव्वल है। सीएम शिवराज सिंह ने बिना किसी कांग्रेस नेता का नाम लिए कहा कि कुछ नेता सुबह उठकर पानी पी कर जब तक प्रधानमंत्री को गाली नहीं देते तब तक चैन की नींद नहीं आती, सपने में मोदी मोदी करते हैं। सीएम शिवराज ने प्रदेश में खेती किसानी के लिए किए गए काम गिनवाए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वर्चुअल संवाद भी किया है। कृषि क्षेत्र की चर्चा होती है तो पंजाब हरियाणा से पहले मध्य प्रदेश के किसान और मध्य प्रदेश की कृषि और मध्य प्रदेश का उत्पादन और मध्य प्रदेश की उत्पादकता की चर्चा होती है। नर्मदा जी के पानी को लिफ्ट करके मालवा लाया जाए और छिपरा में जोड़ा जाए तो उस समय के मुख्यमंत्री ने कहा था, बिग्गी राजा ने, इम्पॉसिबल। हम बने मुख्यमंत्री और कहा कि नर्मदा जी का पानी छिपरा में लाना है। बात वही आई कि साहब वो मालवा प्लॉट ऊपर है, नर्मदा जी नीचे है, पानी कैसे आएगा? अरे हमने कहा मोटर से खींच खाच कर पाइपलाइन में भर भरा के ले आओ, मैया हो जाएगा ऊपर, उसमें कौन सी बड़ी बात। जो काम के लिए किसानों के हित में जब मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया, मेरा साथ दिया, किसानों का साथ दिया और उसके कारण हजारों करोड़ रुपए किसानों के खातों में आ रहे हैं। किसानों की जिंदगी बदल रही है, खेती घाटे से लाभ का धंधा बन रही है, प्रधानमंत्री जी का सपना साकार हो रहा है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक स्टडी के हवाले से कहा कि हिंदुओं के मुकाबले मुसलमानों की जन्म दर लगातार घट रही है। जनसंख्या वृद्धि को लेकर मुसलमानों से कोई खतरा नहीं। जनता में इस बात का भ्रम फैलाया जा रहा है कि मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही और हिंदुओं की घट रही। इसी बयान पर दिग्विजय सिंह एक बार फिर बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ गए। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि दिग्विजय न सिर्फ हिंदू विरोधी बात करते हैं बल्कि हिंदू विरोधी हैं भी। देवी देवताओं से लेकर हिंदुओं का अपमान करने की उनकी आदत बन गई। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने ट्वीट किया कि दिग्विजय चचा 4 बीवी और उनके 40 बच्चों के धंधे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। चचा चाहते हैं कि मुस्लिम आबादी हिंदुओं से ज्यादा हो, साथ ही भारत इस्लामिक देश घोषित हो जाए। शर्मा ने यह भी लिखा कि मोदी हैं तो ये सब नामुमकिन है। बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं। बीजेपी के बयानों पर दिग्विजय सिंह के समर्थन में कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने पलटवार किया। देखिए, दिग्विजय सिंह जी तो हिंदू विरोधी बातें करते हैं। बहुसंख्यक समाज का अपमान करना, बहुसंख्यक समाज को प्रताड़ित करना, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना, हिंदुओं को लगातार गलत ढंग से प्रस्तुत करना, ये दिग्विजय सिंह की आदत है। दिग्विजय सिंह जी शायद जानबूझकर इस तरह की बातें कहते और करते हैं ताकि देश में विभाजन हो, देश के भीतर लोगों में विभाजन हो। दिग्विजय सिंह चचा जान, तुम्हारे शासन और तुम्हारे पूर्वजों के शासन के कारण 4 बीवी 40 बच्चे पैदा करके विभाजन के से लेकर आज दिनांक तक लगभग 17 करोड़ से ऊपर की आबादी जो बढ़ी है, इस पर कभी आपने चिंता व्यक्त की है? रामेश्वर शर्मा को ध्यान रखना चाहिए। जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे 10 साल,
तो कर्मवीर संस्था के लिए चंदा लेने आया करते थे मुख्यमंत्री के पास, पूरे साष्टांग दंडवत करके। ये सब हमने देखा है, क्योंकि हम उस समय विधायक थे और सब पूछते, और तुम जब राजनीति में पैदा नहीं हुए थे तब वो मुख्यमंत्री थे। शासकीय सेवकों को पदोन्नति देने के संबंध में भावी नीति निर्धारण के लिए अजाक्स और सपाक्स के प्रतिनिधियों के साथ आज एक मीटिंग हुई, जिसमें गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि शीघ्र ही मंत्री समूह के सभी सदस्य एक साथ बैठकर इस पर फैसला कर लेंगे। मामले में लगातार 2 बार अजाक्स और सपाक्स के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत हो चुकी है। पदोन्नति नियम 2002 और पदोन्नति के नए नियमों पर तुलनात्मक रूप से विस्तार से बिंदुवार चर्चा हुई है। दोनों पक्षों ने मंत्री समूह के सामने अपने विचार और सुझाव रखे। बैठक में सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार दोनों मौजूद थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक बार फिर कोरोना मृतकों के मुद्दे को हवा दी। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि वो शुरू से जो कह रहे हैं उसे आज फिर दोहराते हैं कि कोरोना से जिन भी लोगों की मौत हुई उन्हें सरकार 4 लाख की अनुग्रह राशि बतौर मुआवजा तत्काल दे, वो भी शपथ पत्र के आधार पर, न कि मृत्यु प्रमाण पत्र के मौत का कारण कोरोना लिखा होने के आधार पर, क्योंकि इसे लेकर पीड़ित परिवारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा का भी आरोप है कि सरकार कोरोना मृतकों के परिजनों को राहत देने की बजाय उन्हें परेशान कर रही है। केंद्र सरकार ने जब कोविड शुरू हुआ था तो ये कहा था कि 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये पलट गई, सुप्रीम कोर्ट में कह रही कि 50,000 देंगे। भाई, जिनके परिवार में सब कुछ लुट गया, और कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी लगातार मांग कर रहे थे कि 4 लाख रुपए दिए जाएं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि हम अनुदान राशि देंगे, लेकिन आज तक एक पैसा दिया नहीं गया। मध्य प्रदेश में आयुष्मान योजना में फर्जी कार्ड के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा कि इसके लिए एक टीम रैंडम कार्ड की जांच के लिए बनाई गई, जो कार्ड के अपात्र पाए जाने पर कार्ड को निरस्त करने का काम करती है। अब तक 1,35,000 कार्ड निरस्त किए हैं। कार्रवाई के सवाल पर कहा कि अभी कोई वसूली नहीं कर रहे, हमारा लक्ष्य पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ देना है। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत निरामय मध्य प्रदेश योजना शुरू की गई, जिसके तहत 20 सितंबर 2021 तक 2,54,00,000 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए वर्तमान में आपके द्वार आयुष्मान 2.0 अभियान चल रहा है। योजना के तहत प्रदेश में 4.7 करोड़ लाभार्थियों को योजना में शामिल किया जाएगा। नहीं, इसके लिए एक हमारी पूरी टीम बनी हुई है और वो रैंडम कार्डों की पूरी जांच करती है। अगर उसमें कोई भी अपात्र पाया जाता है तो उन कार्डों के लिए हम लोग निरस्त करते हैं। 1,35,000 कार्डों को निरस्त किया गया है जांच के बाद। निवाड़ी जिले के दौरे पर आए मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने पृथ्वीपुर महाविद्यालय में आयोजित संगोष्ठी नई शिक्षा नीति में हिस्सा लिया। इस दौरान कहा कि मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने नई शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू किया है। भोपाल के महाविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश पर एक पेड़ लगाए जाने की शर्त पर कहा कि इसका मकसद छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। इस माध्यम से छात्र पर्यावरण और ग्रामीण परिवेश के प्रति जागरूक होंगे और इसे लेकर जल्द एक आदेश जारी होगा। तो कम से कम विद्यार्थियों से आह्वान कर रहे हैं तो एक पेड़ तो अपने 1 साल के शैक्षणिक सत्र में लगाए। इसका हमने नीतिगत निर्णय लिया, वैधानिक रूप से हम इसके आदेश जारी करेंगे। लेकिन सिद्धांततः हमारा पूरा विभाग सहमत है कि विद्यार्थियों को अपने ग्रामीण संस्कृति से परिचित कराने की आवश्यकता है, सामाजिक वानिकी से परिचित कराने की आवश्यकता है। शराब बिक्री के लिए फूड लाइसेंस और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने को लेकर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि अगर वाकई शराब खाद्य सामग्री है तो मध्य प्रदेश में इसकी बिक्री के लिए फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन का पालन क्यों नहीं किया जा रहा। इधर शराब ठेकेदारों ने एक याचिका दायर करते हुए खाद्य अधिनियम की उस धारा को अवैध घोषित करने की मांग की जिसमें शराब को खाद्य सामग्री की सूची में शामिल किया है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 6 हफ्ते का वक्त दिया है, जिसके बाद मामले पर अगली सुनवाई की जाएगी। और मध्य प्रदेश में शराब का लाइसेंस नहीं किया जा रहा था, रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा था, इसलिए याचिका दायर की गई थी
कि इसको जो है खास जब वस्तु में आता है तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाए और इसका रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य किया जाए। तो उस याचिका की आज सुनवाई हुई। इस न्यायालय ने भारत सरकार के अधिवक्ता से कहा कि आप अपना इंस्ट्रक्शन लेके अपना अवमत स्पष्ट प्रस्तुत करें, जवाब प्रस्तुत करें। अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद नियत की गई। जबलपुर में नई सोच नई कल्पना संगठन ने वोकल फॉर लोकल की थीम पर एक खास आयोजन किया। संस्था ने जबलपुर के स्थानीय ड्रेस डिजाइनर्स, मॉडल्स और मेकअप आर्टिस्ट को अपना हुनर दिखाने का एक खुला मंच दिया। एक होटल में आयोजित इस कार्यक्रम में जबलपुर के स्थानीय ड्रेस डिजाइनर्स ने अपना कलेक्शन लॉन्च किया। इन ड्रेसेस को पहनकर मॉडल्स ने रैंप वॉक की। इस दौरान शहर के मेकअप आर्टिस्ट ने खूब तालियां बटोरी। नई सोच हमारी कल्पना, इस संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर कल्पना मिश्रा ने कहा कि इस इवेंट के जरिए उनका प्रयास कोविड काल में घरों में कैद रही महिला प्रतिभाओं को एक प्लेटफॉर्म देना रहा। महिलाओं ने इस आयोजन में अपना हुनर दिखाया और खूब एंजॉय किया। प्रोग्राम में हमने जितने भी हमारे शहर के डिज़ाइनर्स और मेकअप आर्टिस्ट थे उनको हमने एक मंच दिया कि वो अपना कलेक्शन लॉन्च करें, साथ में वो अपना मेकअप दिखाएंगे वो कैसा दिखाते हैं। उनके लिए एक प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है। इसका मेन मोटो हमारा वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करना है। लोकल ब्रांड्स हैं उनके बारे में लोगों को पता चले, इसलिए हमने ये शो ऑर्गेनाइज किया है कि हमें लोकल मेकअप आर्टिस्ट और फैशन डिज़ाइनर्स के बारे में लोग जागरूक हों। और आज के जो लोग हैं वो बाहर की तरफ भागते हैं, तो हम चाहते हैं कि लोकल जो फैशन डिज़ाइनर्स और मेकअप आर्टिस्ट हैं उनको भी देखें कि उनमें कितनी वो है, कला है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।